तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं यानी कि मुद्रास्फीति, इसकी चर्चा करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहला ये सवाल उठता है कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन क्या होता है। तो हम लोग कहते हैं कि जो सामान्य कीमत स्तर में अगर वृद्धि हो गई तो वही आपका मुद्रास्फीति कहलाता है। सामान्य कीमत स्तर बोलिए या फिर आप विभिन्न वस्तुओं के जो औसत मूल्य है, एवरेज प्राइस में वृद्धि हो जाना उसके कीमत में। तो अगर एक वस्तु की एक वस्तु हो या फिर एक कोई सेवा हो, तो अगर उसके प्राइस में अगर वृद्धि हो रहा है तो वो आपका इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर सभी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में अगर वृद्धि हो रहा है तो फिर वो आपका इन्फ्लेशन कहलाएगा। तो कहने मतलब है सामान्य कीमत स्तर पर विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के औसत जो मूल्य में वृद्धि होती है उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि जो कीमत स्तर है, तो जो सामान्य कीमत स्तर है उसमें अचानक वृद्धि नहीं होगा, वो ना एकदम सतत होता है, लगातार होता है, थोड़ा थोड़ा वृद्धि होगा। ये नहीं कि अचानक अगर वृद्धि हो गया तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है जब कोई किसी चीज़ का सप्लाई रुक जाता है तो उसका दाम स्वाभाविक है बढ़ जाता है। जैसे कि बरसात के दिनों में जब टमाटर प्याज वगैरह का सप्लाई रुक जाता है तो इसका दाम अचानक ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर अचानक बढ़ जाए और अचानक फिर कम हो जाए तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। लेकिन सामान्य कीमत स्तर पर अगर लगातार वो उसके मूल्य में वृद्धि होते रहे धीरे धीरे, तो हम लोग बोलेंगे ये आपका मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन है। आगे देखिए, मुद्रास्फीति को हम लोग मापते हैं पीसीआई पे, यानी कि पब्लिक कंज्यूमर इंडेक्स। मापते नहीं है, मतलब कि मुद्रास्फीति को जो ना कि कितना मुद्रास्फीति है कितना नहीं है, वो एक डाटा निकलता है पीसीआई के थ्रू। पीसीआई क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका पब्लिक कंज्यूमर प्राइस, पब्लिक कंज्यूमर प्राइस। आप इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और आप याद रखिएगा कि जो अगर मांग में अगर वृद्धि होगी तो कहने मतलब आपूर्ति आपका कम हो जाएगा। तो अगर मांग बढ़ रहा है लेकिन आपूर्ति उसका कम हो रहा है तो फिर वो आपका मुद्रास्फीति कहलाएगा। लेकिन अगर मांग भी बढ़ रहा है और उसका आपूर्ति भी हो रहा है तो वो आपका मुद्रास्फीति नहीं कहलाएगा। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। एक और देखिए कि मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन क्या कहते हैं। यानी कि समग्र मांग, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, अगर वो ज़्यादा हो जाए किससे? समग्र आपूर्ति से, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो आपका मुद्रास्फीति कहलाएगा। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो कुल व्यय होता है, यानी कि जो टोटल खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वही आपका डिमांड कहलाता है। व्यय जो है वो आपका मांग से जुड़ा हुआ है, और जो आपका आय है यानी कि इनकम वो आपका आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। तो जो कुल व्यय है वही आपका कुल मांग होगा, और जो कुल आय है वही आपका कुल आपूर्ति होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो कहने मतलब है विभिन्न वस्तुओं के औसत मूल्य में अगर सामान्य कीमत स्तर पर अगर वृद्धि हो रहा है तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति कहेंगे। एक वस्तु पे होगा तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे। अब आगे देखिए कि जो हम लोग समग्र मांग और समग्र आपूर्ति का बताए हैं, इसके थ्रू 3 कंडीशन बनता है। वो 3 कंडीशन कौन कौन है वो आप उसको देखिए। सबसे पहले जो है AD इज इक्वल टू AS, यानी कि समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। और ये जो कंडीशन जो होता है वो किसी भी इकोनॉमी के लिए यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बेहतर होता है। 3 कंडीशन हम लोग देखते हैं। AD समग्र मांग और समग्र आपूर्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कंडीशन बनता है, जिसमें पहला कंडीशन बनता है AD जो है वो बराबर हो जाए AS के, या फिर AD बड़ा हो जाए AS से, या फिर तीसरा कंडीशन यदि कि AD जो है वो छोटा हो जाए AS से। तो इसमें पहला नंबर बताया क्या? अगर AD जो है वो AS के बराबर हो जाए, यानी कि समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति के बराबर हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और ये जो कंडीशन होता है वो बहुत अच्छा होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है ना। अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा क्या है आपका? AD जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे? AS से। कहने मतलब है समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगी किससे? समग्र आपूर्ति से। तो इसको हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड कहने का मतलब है अत्यधिक डिमांड हो रहा है यहाँ पे। तो अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है तो कहने मतलब ये आपका मुद्रास्फीति होगा। क्या होगा? मुद्रास्फीति होगा।
और इसी को हम लोग ना इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, यानी कि मुद्रास्फीतिक अंतराल भी कहते हैं। अगर एडी बड़ा हो जाए, ज़्यादा हो जाए एएस से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं, यानी कि मुद्रास्फीतिक अंतराल भी इसी को कहा जाता है। और इसी को द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड भी कहते हैं। द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड भी इसी को कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें भी दो तरह का केस बनता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगर एडी अगर ज़्यादा हो जाए एएस से, तो उसको हम लोग बोलेंगे ये मुद्रास्फीति हो गया है। कहने का मतलब है द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड हो गया है, एक्सेस डिमांड हो गया है। और वहीं अगर एडी जो है वो अगर छोटा हो जाए किससे, एएस से, तो ये इसको हम लोग कहते हैं डिफ्लेशन हो गया है। क्या हो गया है, डिफ्लेशन। अगर एडी ज़्यादा एएस से, तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन, यानी कि मुद्रास्फीति। और एडी से भी ज़्यादा हो जाएगा एएस, यानी कि समग्र मांग से ज़्यादा हो जाएगा समग्र आपूर्ति, मांग कम और आपूर्ति ज़्यादा होने लगे, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रा अवस्फीति, मुद्रा अवस्फीति ये कहते हैं। बाकी बात ये जो है, ये जो डिफ्लेशन वाला टॉपिक है, ये हम लोग को सिलेबस में पढ़ना ही नहीं है, तो इसको हम लोग ध्यान नहीं देंगे। हम लोग को जानना है कि एडी इज इक्वल टू एएस वाला कंडीशन, और एडी अगर बड़ा हो जाए एएस से, तो उसका कंडीशन, यानी कि दो तरह का कंडीशन हम लोग देखेंगे। तो द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड जो भी बताए हैं, जिसमें समग्र मांग जो है वो ज़्यादा होता है समग्र आपूर्ति से, तो इसमें भी दो तरह का केस बनता है। कौन कौन केस बनता है वो देखिए। एक तो केस बनता है कि समग्र मांग में वृद्धि हो जाएगी और आपूर्ति जो है वो नियत रहेगा। कहने मतलब है समग्र जो मांग है वो उसमें लगातार वृद्धि हो रहा है, लेकिन आपूर्ति जो है वो कांस्टेंट है। फिर एक और केस बनता है कि अगर समग्र मांग जो है वही कांस्टेंट हो जाए, लेकिन अगर आपूर्ति में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। दो तरह का कॉन्सेप्ट बताया अभी हम। फिर इसमें मुद्रास्फीति जो अंतराल है, इन्फ्लेशनरी गैप है, जिसको हम लोग द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड भी कहते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इसमें दो तरह का पॉइंट बनता है। क्या बनता है कि अगर समग्र मांग जो है वो समग्र आपूर्ति से, समग्र मांग में वृद्धि होगा, बट आपूर्ति में क्या होगा, आपूर्ति जो है वो नियत रहेगा। ये पहला केस। दूसरा केस क्या है कि अगर समग्र मांग जो है वो कांस्टेंट रह जाएगा, नियत रह जाएगा, लेकिन आपूर्ति जो है वो कमी हो जाएगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा इसको देखो। तो देखो, अगर समग्र मांग में वृद्धि हो रहा है और आपूर्ति नियत है, कहने मतलब समग्र मांग में वृद्धि कैसे हो रहा है, तो आय में वृद्धि कर रहे हैं इसलिए मांग में वृद्धि हो रहा है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो लोग डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा चीज़ों की। तो समग्र मांग में वृद्धि हो रहा है और आपूर्ति अगर नियत है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि आय में वृद्धि हो रहा है इसलिए मांग बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड पूल इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे, डिमांड पूल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो समझ में आया, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किसको कहते हैं, जिसमें समग्र मांग में तो वृद्धि हो रही है, डिमांड तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आपूर्ति आपका कांस्टेंट है। और डिमांड क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया है, आय में वृद्धि हुआ है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अब इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ अलग उपाय अपनाएगा। क्या अपनाएगा क्या नहीं अपनाएगा ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखो, अगर समग्र मांग जो है वो अगर कांस्टेंट रहे यानी कि नियत रहे, लेकिन अगर आपूर्ति में कमी हो जाएगा। आपूर्ति में कमी क्यों हो गया, तो आपूर्ति में कमी इसलिए हो रहा है क्योंकि जो उत्पादन जो लागत है यानी फैक्टर कॉस्ट है, आपको उत्पादन लागत फैक्टर कॉस्ट सब बताया था ना पीछे। तो अगर उत्पादन लागत में अगर वृद्धि होगा, कहने मतलब है चीज़ों को उत्पादन करने में ही ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो अब तो उत्पादन कम होगा। और जब उत्पादन कम होगा तो आपूर्ति कम होगा, लेकिन मांग तो यहाँ पे नियत है ना। तो अगर मांग नियत है लेकिन आपूर्ति में कमी हो रहा है, और सवाल उठेगा कि आपूर्ति में कमी क्यों हो रहा है, तो क्योंकि उत्पादन लागत में वृद्धि हो रहा है। उत्पादन लागत में वृद्धि हो रहा है इसलिए उत्पादन कम हो रहा है, और अगर उत्पादन कम हो रहा है तो आपूर्ति कम हो रहा है, लेकिन मांग तो नियत है। तो ऐसे जो कंडीशन है इसको बोलते हैं हम लोग कोस्ट पुश इन्फ्लेशन। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन कहने मतलब है लागत जनित मुद्रास्फीति। लागत जनित मुद्रास्फीति कहने मतलब है ये ना किसके कारण हो रहा है, उत्पादन लागत में वृद्धि हो रहा है इसके कारण से हो रहा है ना। तो ये लागत जनित, यानी मतलब कि लागत में पैसा बढ़ रहा है, लागत में वृद्धि हो रहा है, तो चीज़ों को उत्पादन करने में पैसा ज़्यादा लगेगा, और जब ज़्यादा पैसा लगेगा तो लोग उत्पादन कम करेंगे, और उत्पादन कम करेंगे तो आपूर्ति जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन मांग तो नियत है ना ऐसे में। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोस्ट पुश इन्फ्लेशन।
अब आपको हम क्या बोलते हैं, हम नेशनल इनकम वाले टॉपिक में पढ़ाए थे कि उत्पादन लागत क्या होता है। उत्पादन लागत यानी कि किसी भी चीज़ को उत्पादन करने में 4 तरह के तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है आपका पूंजी और चौथा होता है आपका इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, अगर इन चारों में किसी तरह का भी चेंजिंग हुआ यानी कि इन चारों में कोई किसी भी तरह का अगर परिवर्तन हुआ, या तो वो बढ़ा या फिर वो घटा, तो उत्पादन लागत में वृद्धि कमी होगा ही होगा। अगर इन सभी में वृद्धि हो गया तो उत्पादन लागत में वृद्धि होगा। अगर इन सभी में पैसा कम लगा तो यानी उत्पादन लागत में कमी होगा। और अगर उत्पादन लागत कम होगा तो चीज़ों को प्रोडक्शन करने में, उत्पादन करने में कम पैसा लगेगा तो लोग ज़्यादा उत्पादन करेंगे, और ज़्यादा पैसा लगेगा तो लोग कम उत्पादन करेंगे। और अगर कम उत्पादन करेंगे तो आपूर्ति कम होगा, और ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो आपूर्ति ज़्यादा होगा। तो अगर ये बताएं आपको हम कि अगर आपूर्ति अगर कांस्टेंट हो जाए तो वो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन बनेगा, वहाँ अगर मांग बढ़ने पे। और अगर यहाँ पे मांग अगर नियत हो जाए लेकिन आपूर्ति कम हो जाए तो ये आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बनेगा, यानी कि लागत जनित मुद्रास्फीति। तो ये आपको याद रखना होगा। समझ में आ गया ये? तो ये दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका एडी जो है वो बड़ा हो जाएगा ए से, जिसको हम लोग द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड कहते हैं, यानी कि मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसी को ही हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि मुद्रास्फीतिक अंतराल भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत 2 केस बनता है। एक तो बनता है कि अगर मांग जो है वो वृद्धि बढ़ जाएगा लेकिन आपूर्ति जो कांस्टेंट रह जाएगा, और दूसरा केस है वो आपका अगर मांग कांस्टेंट हो जाएगा लेकिन आपूर्ति में कमी हो जाएगा। तो इसमें 2 तरह का बनेगा, एक हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और वो कैसे होता है वो आपको अभी बता दिया गया है। अब आगे देखिए, एक पॉइंट और है, नोट में करके दिया हुआ है कि डिफ्लेशन क्या होता है वो समझिए। अभी जैसे इन्फ्लेशन बताया, इन्फ्लेशन मतलब क्या बताया, द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, यानी कि द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सेस हो जा रहा है, अधिशेष बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया है, जिसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, यानी कि मुद्रास्फीतिक अंतराल कहते हैं। तो उसी तरह अगर एडी है, अगर वो कम हो जाए एएस से, कहने मतलब है ये वाला, अगर ये वाला कहने मतलब है मांग कम हो जाए आपूर्ति से, तो वो तो आपका डिफ्लेशन हो गया ना, यानी कि मुद्रा अविस्फीति हो गया ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो जाए और मांग आपका कम हो जाए तो वो तो आपका डिफ्लेशन हो गया ना, यानी कि मुद्रा अविस्फीति हो गया। और डिमांड ज़्यादा आपूर्ति कम तो आपका इन्फ्लेशन होगा, और डिमांड कम और आपूर्ति ज़्यादा तो आपका डिफ्लेशन होगा, यानी कि मुद्रा अविस्फीति होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। उसको बोल देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इसको बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। उसको बोलेंगे द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, इसको बोलेंगे द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। उसको इन्फ्लेशन, इसको डिफ्लेशन कहेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। कहने मतलब क्यों हो रही है ये डिफ्लेशनरी गैप, क्यों हो रहा है? क्योंकि सामान्य कीमत स्तर में लगातार क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। लगातार कमी हो रहा है मतलब ये क्रमिक रूप से होगा, एकाएक नहीं हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना भाई? चलिए ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक और पॉइंट है आपका। देखिए अब गवर्नमेंट क्या करेगा ऐसे में, वो देखिए गवर्नमेंट चाहेगा कि हमेशा जो है वो एडी इज इक्वल टू एस बना रहे। कहने मतलब मांग हमेशा आपूर्ति के बराबर में ही रहे। लेकिन ये जो कंडीशन है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत कम ही होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मांग बड़ा रहेगा आपूर्ति से, या फिर आपूर्ति ज़्यादा रहेगा मांग से। ये भारत में दोनों तरह का मिलता है, लेकिन हम लोगों को सिलेबस में क्या पढ़ना है कि एडी बड़ा रहे एस से, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, वो हम लोगों को पढ़ना है। जबकि एस बड़ा रहे अगर एडी से, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन, वो हम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसी में हम लोग कॉन्सेप्ट देखिए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है और आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, वो भी टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि जो है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फिर आपका लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इन तीनों में आखिर क्या अंतर है? आपको बताया था ना मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसमें एडी है वो आपका एस के बराबर रहेगा, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होता है। गवर्नमेंट भी इसी को बना कर रखना चाहता है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए होता है। अगर स्थिति रहे तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब आगे देखते हैं हम लोग।
पहले हम देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को। सबसे पहले ये जान लीजिए, अभी आपको हम बताए थे कि जो व्यय है यानी कि एक्सपेंडिचर है वो आपका मांग से जुड़ा रहेगा यानी कि डिमांड से, और जो आपका आय है यानी कि इनकम वो आपका आपूर्ति से जुड़ा होगा यानी कि सप्लाई से। ये बता चुके हैं। आगे देखिए, जो आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका व्यय से जुड़ा हुआ है यानी कि एक्सपेंडिचर से जुड़ा हुआ है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति किससे जुड़ा हुआ है? व्यय से जुड़ा हुआ है। और व्यय किससे जुड़ा हुआ आपको बताए ही हैं, मांग से। व्यय जो है वो मांग से जुड़ा हुआ है और आय जो है वो आपूर्ति से जुड़ा हुआ है। कहने मतलब क्या है कि अगर व्यय में अगर वृद्धि होगा तो लोगों का आय में वृद्धि होगा, और ओवरऑल फिर क्या होगा कि उपभोक्ता से जो ओवरऑल कहने मतलब है ये जो मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है वो आपका उपभोक्ता से रिलेटेड होगा यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन से संबंधित है। कौन? उपभोक्ता। व्यय कौन करेगा भाई? तो व्यय तो उपभोक्ता ही करेगा ना। तो अगर व्यय करेगा उपभोक्ता तो व्यय करेगा मतलब खर्चा करेगा, चीज़ों को खरीदेगा, तो डिमांड बढ़ रहा है ना लोगों चीज़ों का। तो अगर मांग बढ़ रहा है तो उससे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होगा ना। आगे देखिए, जो आपका मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है वो ना शहरों में ज़्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, और जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे ना। अगर लोगों के पास पैसा ही नहीं होता तो वो क्या मांग करते? तो नहीं करते। आगे देखिए, जो आपका लागत जनित मुद्रास्फीति है वो किससे संबंधित है? ये आपका उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्पादन से संबंधित है। अभी तक आपको हम बताए हैं कि जो व्यय है वो आपका मांग से संबंधित है, और जो आपका आय है वो आपका आपूर्ति से संबंधित है। तो लागत जनित मुद्रास्फीति कहाँ से हो रहा है? ये उत्पादन से संबंधित है। कहने मतलब अगर उत्पादन लागत में अगर वृद्धि होगा तो कहने मतलब चीज़ों का आपूर्ति कम हो जाएगा। वृद्धि का मतलब कि उत्पादन लागत में वृद्धि हुआ तो उत्पादन में कमी होगा, और उत्पादन कम हो रहा है तो आपूर्ति कम होगा, और आपूर्ति कम होगा तो इससे लागत जनित मुद्रास्फीति जनरेट होगा। तो वही है कि ये उत्पादन यानी कि आय से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, उत्पादन जो है वो प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट को भी कर सकता है उत्पादन, है ना। प्राइवेट भी गवर्नमेंट भी, फार्म वगैरह हो गया, इंडस्ट्री हो गया, प्राइवेट और गवर्नमेंट सब करता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो लागत जनित मुद्रास्फीति है वो उत्पादक से जुड़ा हुआ है, जबकि जो मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है वो आपका उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है। उत्पादक और उपभोक्ता कैसे कैसे जुड़ा हुआ आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, जो आपका लागत जनित मुद्रास्फीति है वो कहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है? तो वो आपको गाँव में ज़्यादा देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है वो देखो। क्योंकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा नहीं है, देन वो उत्पादन कम करेंगे, और अगर उत्पादन कम करेंगे तो चीज़ों को बाहर से मंगवाएंगे, और अगर बाहर से मंगवाएंगे तो वह या जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो उसमें जुड़ेगा, तो ऐसे में चीज़ों का दाम बढ़ जाता है। कहने मतलब अगर आप अगर कोई कपड़ा रांची में लीजिएगा वो आपको 2000 में मिल रहा है, तो वही कपड़ा अगर आप कोई ग्रामीण क्षेत्र में लीजिएगा जाके तो वही कपड़ा 2000 का कपड़ा 2500-2600 रुपये मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जुड़ जाता है, इसीलिए। आगे देखते हैं हम लोग। अभी हम बता दिए, क्या बताए हैं कि अब देखिए एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि एग्जाम्पल क्या है आपको बताया भी ना हम कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, वो किससे जुड़ा हुआ बता दिया। डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो आपका उपभोक्ता से जुड़ा हुआ है, जबकि जो लागत जनित मुद्रास्फीति जो है वो आपका उत्पादन से जुड़ा हुआ है। वह अब एक और चीज़ बताया था आपको हम कि जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि AD=S क्या होता है क्या नहीं होता वो देखिए। अगर 100 वस्तुओं का डिमांड हो रहा है और 100 वस्तुओं का आपूर्ति हो भी रहा है, तो यहाँ तो मांग और आपूर्ति दोनों बराबर है। 100 वस्तुओं का मांग हुआ और 100 वस्तु का आपूर्ति भी हो गया, तो ये तो दोनों मिसमैच नहीं हुआ, कोई भी बढ़िया हो गया, तो ये कंडीशन बढ़िया हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जहाँ पे जो समग्र मांग है वो समग्र आपूर्ति के बराबर होगा। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में अगर मांग हो रहा है 120 वस्तुओं का लेकिन आपूर्ति हो रहा है 100 वस्तुओं का, यानी कि आपूर्ति यहाँ पे जो है वो आपका नियत है, कितना है नियत है, लेकिन आपका जो मांग है वो बढ़ गया ना, 100 से 120 हो गया है, तो मांग बढ़ गया है। मांग क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोगों के पास आय बढ़ गया है। तो क्या बोले हम, मांग क्यों बढ़ा? क्योंकि लोगों के पास जो है वो आय बढ़ गया है। तो मांग हो गया है 120 और आपूर्ति तो पहले जैसा 100 ही है, वो नियत है। तो कहने मतलब है गुड्स का मांग ज़्यादा हो गया तो प्राइस भी ज़्यादा हो जाएगा ना अब ऐसे में, तो इससे जो जनरेट होगा इसको बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें AD जो है वो AS से बड़ा होगा।
आगे देखिए, एक है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें बोले हैं कि जो लागत कारक है, यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट है, जिसको हम लोग उत्पादन लागत भी बोलते हैं या फिर उत्पादन कारक है, जिसमें हम लोग रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट चारों को ऐड करते हैं। अगर इसमें भी किसी भी प्रकार का कमी होगा या वृद्धि होगा तो इससे आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। तो अगर उत्पादन कम होगा तो आपूर्ति कम होगा, और आपूर्ति अगर कम होगा तो जो डिमांड है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा ना आपूर्ति से, तो डिमांड आपका जो है वो आपूर्ति से बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलो या फिर आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलो, दोनों केस में समग्र मांग समग्र आपूर्ति से बड़ा ही होगा। ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है ना। एडी है वो भी आपका एज से बड़ा होगा, किसमें, डिमांड पुल में भी, और एडी जो है वो एज से बड़ा होगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में भी। आगे देखिए, इसका एग्जांपल कैसे है, देखो, अगर 100 वस्तुओं का मांग हो रहा है, ठीक है ना, तो मांग तो यहाँ पे नियत है, लेकिन आपूर्ति यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। जैसे 100 वस्तुओं का मांग है लेकिन आपूर्ति कितना हो गया, 80 वस्तु का ही, तो 20 वस्तु घट गया ना। तो यहाँ मांग नियत है बट आपूर्ति में कमी हो गया। आपूर्ति कम क्यों हो गया, क्योंकि आप जो है उत्पादन लागत में वृद्धि हो गया, इस कारण से। अगर देखो, एडी अगर ज़्यादा हो जाए ए से, तो ये कंडीशन देखो, मतलब कि ना एडी कम रहे और ए ज़्यादा हो जाए, तो इसको हम लोग बोले थे डिफ्लेशन, मुद्रा अविस्फीति, यानी कि द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। ये हम लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को केवल पढ़ना है एडी इज इक्वल टू एस, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जो कि अच्छा कंडीशन होता है। और हम लोगों को पढ़ना है एडी जो है वो बड़ा है एस से, जिसको हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, यानी कि मुद्रास्फीति। इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। और इसमें भी दो तरह का केस बनता है, एक बताया आपको समग्र मांग में वृद्धि, और आपको आपूर्ति ने बताया कि अगर समग्र मांग में वृद्धि हो रहा है लेकिन आपूर्ति जो नियत है वो भी बताया। फिर आपको बताया कि समग्र मांग तो नियत है लेकिन आपूर्ति में कमी हो जा रहा है, ये भी बताया। दो कंडीशन, एक को बोले डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक को बोले हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दोनों बता दिए। आगे देखिए, जिस कीमत स्तर पे गुड्स एंड सर्विसेज का जो है एडी इज इक्वल टू एस होता है, उस स्थिति को सामान्य कीमत स्तर कहते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि भैया आप बार बार सामान्य कीमत स्तर बोल रहे हैं, तो ये आखिर होता क्या है। तो जिस कीमत स्तर पे वस्तुओं एवं सेवाओं का जो है समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर होगा, तो उसी स्थिति को सामान्य कीमत स्तर कहते हैं। सामान्य कीमत स्तर किसको कहेंगे, कि जिस प्राइस पे एडी इज इक्वल टू एस होगा उसको हम लोग बोलेंगे सामान्य कीमत स्तर। आगे देखिए, मुद्रास्फीति जो है वो एक आर्थिक परिघटना है। आर्थिक परिघटना, भौगोलिक परिघटना समझ में आ रहा है ना। भौगोलिक परिघटना जो कि किसी क्षेत्र विशेष में होगा, और आर्थिक परिघटना पूरे अर्थव्यवस्था में होगा। तो जो आपका मुद्रास्फीति है ये क्या है, यह एक आर्थिक परिघटना है जिसके अंतर्गत सामान्य कीमत स्तर में क्या होता है, क्रमिक एवं लगातार वृद्धि होता है, और जिसको कंट्रोल करना अत्यंत कठिन भी हो जाता है। अगर ये लगातार वृद्धि हो ही रहा है तो इसको कंट्रोल करना फिर सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है ना भाई। फिर सरकार इसके लिए बहुत सारा मतलब कि नीति अपनाता है, संकुचनवादी का नीति, विस्तारवादी नीति, ये सब बहुत सारा है, वो हम लोग आगे देखेंगे ही देखेंगे। तो अभी तक आपको हम इसमें क्या क्या समझा है वो आपको हम समझ में आ गया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट, इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिए, अगर मांग बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर प्राइस बढ़ रहा है तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगा, और मुद्रा के मूल्य में कमी होगा तो मुद्रा का जो क्रय क्षमता है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर डिमांड बढ़ गया तो उससे किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा ना, तो प्राइस बढ़ जाएगा तो जो मुद्रा का जो क्रय क्षमता था वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब एक पेन है वो 5 रुपये में पहले मिलता था 2010 में, लेकिन अभी 2025 में उसी पेन का जो प्राइस है वो आपका हो गया 8 रुपया। तो 5 रुपया हम लेके जाते थे पहले, उस पेन को खरीद कर लेकर आ जाते थे, लेकिन अभी हम 5 रुपये लेकर जा रहे थे, तो उस पेन को खरीद पा रहे हैं नहीं। तो क्या हो जा रहा है कि मेरा जो 5 रुपये का जो पैसा है उसका जो क्रय शक्ति क्षमता है तो उसका वो क्या हो गया, वो कम हो गया है। ये समझ में आ गया। आगे देखिए, तो इस कारण से क्या होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के उपभोग करने से क्या होता है, सभी बहुत लोग ना वंचित हो जाते हैं, यानी कि डिप्राइव रह जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास जो पैसा है उस पैसा से उस चीज़ को अब नहीं खरीद पा रहे हैं। पहले खरीद पाते थे लेकिन अब नहीं खरीद पा रहे हैं, तो लोग वैसे में वंचित रह जा रहे हैं। तो उनके लिए इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन एक तरह से और समझो क्या है, सो क्या बोलना चाह रहे हैं हम वो देखो। अगर सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो रहा है, कहने मतलब क्या है कि अगर मांग बढ़ रहा है तो किसी भी वस्तु का मूल्य भी बढ़ेगा, और मूल्य अगर बढ़ रहा है तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगा,
मुद्रा के मूल्य में कमी होने होगा, कहने का मतलब है कि जो मुद्रा का जो क्रय क्षमता है उसमें कमी हो जाएगा। और जब मुद्रा का क्रय क्षमता में अगर कमी होगा तो इस कारण बहुत सारे वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करने से बहुत सारे लोग जो है वो यानी कि जो वंचित हो जाएंगे, डिप्राइव रह जाएंगे। कुछ लोग जिनके पास पैसा कम है, आमदनी कम है, वो तो इनको खरीद नहीं पाएंगे ना, तो उनके लिए यही इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन उनके लिए यही है। आगे देखो, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि के कारण मुद्रा का जो मूल्य एवं क्रय क्षमता में क्या आती है, कमी आती है। देन ऐसी स्थिति को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। वो आपको समझ में आ गया। इन जनरल इसको हम लोग कहेंगे महंगाई। और मुद्रास्फीति जो है इसका सर्वाधिक प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, तो निम्न वर्ग, सोसाइटी के निम्न वर्ग जो होते हैं ना, किसी भी समाज के जो निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं उनके ऊपर इसका जो प्रभाव है जो वो सबसे ज़्यादा पड़ता है। आगे देखो, कभी कभी इन्फ्लेशन रेट इतना अधिक हो जाता है, देखो यहाँ पे ये हो गया ना। आगे देखो, इन्फ्लेशन कारण गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में बढ़ गया। देखो अगर महंगाई बढ़ रहा है तो इसके कारण क्या हो रहा है, जो वस्तु और जो सेवा है उसके प्राइस में भी क्या होगा भाई, तो उसके प्राइस में भी क्या होगा, तो उसके प्राइस में वृद्धि होगा। अब उसके प्राइस में वृद्धि होगा तो इसका परिणाम क्या निकल के आएगा कि समग्र उपभोग में कमी आएगा। अब अगर किसी भी वस्तु का मांग बढ़ रहा है तो लोग उसको कम उपभोग करेंगे ना, तो उपभोग में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है ना। आगे देखिए, कभी कभी इन्फ्लेशन रेट यानी कि मुद्रास्फीति की जो दर है वो इतना अधिक हो जाती है कि मुद्रा की क्रय क्षमता घटकर 0 हो जाती है, यानी कि शून्य हो जाती है। कभी कभी ना मुद्रास्फीति का जो रेट है यानी कि इन्फ्लेशन जो रेट है, मुद्रास्फीति जो दर है, कभी कभी वो बढ़कर इतना अधिक हो जाता है ना कि मुद्रा का क्रय क्षमता जो है वो घटकर एकदम शून्य हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए 50 पैसा, एग्जाम्पल के लिए 5 पैसा, इसका क्रय शक्ति क्षमता इतना कम हो गया है ना कि इससे अब कोई भी चीज़ नहीं खरीद पाएंगे हम लोग। देन ऐसे में क्या होता है कि इस तरह के करेंसी को अर्थव्यवस्था से परिचालन से इसको बाहर कर देते हैं, अर्थव्यवस्था के परिचालन से इसको बाहर करते हैं। यानी मतलब अब ऐसे सिक्कों को बनाना ही बंद कर दिया गवर्नमेंट। क्योंकि इसका जो क्रय शक्ति क्षमता है बहुत कम है। 50 पैसा से 5 पैसा से कुछ खरीद पाते हो आजकल जी, नहीं ना। बस इसी तरह आगे देखो, अकॉर्डिंग टू कीन्स के अनुसार क्या है, मुद्रास्फीति एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति है। सबसे पहले समझ में आना होगा आपको कि मुद्रास्फीति भौगोलिक परिघटना है कि आर्थिक परिघटना है, तो आपको पता होना चाहिए आर्थिक परिघटना है। तो कीन्स के अनुसार जो मुद्रास्फीति है वो एक ऐसी आर्थिक परिस्थिति है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में एस की तुलना में एडी में यानी कि समग्र मांग की तुलना में समग्र आपूर्ति में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। किन्स बोला कि जो मुद्रास्फीति है वो एक आर्थिक परिस्थिति है और जिसमें क्या होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई है, तो सप्लाई की तुलना में जो मुद्रा की जो आपूर्ति है वो बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप जो किसी भी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि समग्र आपूर्ति के तुलना में समग्र मांग में ही वृद्धि हो जाती है। इसी को हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। तो अगर कोई भी आएगा कि इन्फ्लेशन का डिफिनेशन देना है तो आप लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू कीन्स के अनुसार मुद्रास्फीति किसको कहते हैं वो लिख देना। कहने मतलब क्या है कि अगर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कीन्स यही बोला कि अगर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होगी तो गुड्स एंड सर्विसेज की आपूर्ति में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कहने मतलब क्या है, इधर एक चीज़ और लिखा हुआ है कि अगर आय बढ़ा तो मांग भी बढ़ेगा। बट आय तो बढ़ रहा है, मांग भी बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा है ना, दिन महंगाई होगा तो इन्फ्लेशन तो होगा ही ना फिर यार। ऐसे में आगे देखो, अगर इन्फ्लेशन रेट यानी कि मुद्रास्फीति की अगर दर 0 से 3% में रहा तो इसको इकोनॉमिक के लिए लाभदायक माना जाता है। यानी कि इसी को हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसी को बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर 0 से 3 के बीच में रहा क्या, इन्फ्लेशन रेट। क्योंकि ये धीमी गति से मुद्रास्फीति बढ़ा तो इकोनॉमिक के लिए उत्पादन, उपभोग और रोजगार दर में वृद्धि होगा। कहने मतलब क्या है, अगर इन्फ्लेशन रेट 0 से 3% के बीच में अगर बढ़ रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो धीरे धीरे उत्पादन भी बढ़ेगा, धीरे धीरे रोजगार भी बढ़ेगा, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ते चलेगा आगे देखिए, अगर इन्फ्लेशन रेट 3% से अधिक हो जाएगा
तो इसे अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति के कारण जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आता है। अभी बताया आपको माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या बताया कि AD इज इक्वल टू AS, यानी समग्र मांग समग्र आपूर्ति के बराबर है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। लेकिन अगर AD बड़ा हो जाए AS से या फिर AD छोटा हो जाए AS से तो उसको बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, यानी कि आर्थिक स्थिरता अस्थिरता। तो आर्थिक स्थिरता आपको समझा दिए, और एक चीज़ और भी जान गए आप कि आर्थिक अस्थिरता भी क्या होती है, तो उसको भी आप लोग जान गए हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति का परिभाषा भी दी है हम लोग कि जो सामान्य कीमत स्तर में जो मुद्रा का मूल्य में वृद्धि होता है, तो सामान्य कीमत स्तर पे अगर किसी भी वस्तु और जो सेवा है उसके औसत मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो वही आपका मुद्रास्फीति है। फिर इसके बाद हम लोग देखिए कि जो मुद्रास्फीति है इसमें हम लोग तीन तरह का कंडीशन बनता है। एक कंडीशन है समग्र आपूर्ति समग्र मांग के बराबर हो, और एक कंडीशन बनता है समग्र मांग जो है वो ज़्यादा हो जाए समग्र आपूर्ति से, और एक कंडीशन बनता है समग्र मांग जो है वो कम हो जाए समग्र आपूर्ति से। तो एक को हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो कि अच्छा है, एक को हम लोग बोलते हैं द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, और एक को बोलते हैं हम लोग द कंडीशन ऑफ एक्सेस सप्लाई जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेशन। फिर हम लोग देखें कि अगर जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन भी दो प्रकार से होता है, यानी कि समग्र मांग ज़्यादा रहे समग्र आपूर्ति से भी, तो इसमें भी दो तरह का केस बनता है। पहला केस है आपका कि अगर समग्र मांग में वृद्धि हो रहा है बट यहाँ पे आपूर्ति नियत है तो इसको हम लोग बोलेंगे डिमांड फुल इन्फ्लेशन। और दूसरा कंडीशन बनता है कि समग्र मांग तो कांस्टेंट है बट आपूर्ति में कमी हो गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और आपूर्ति में कमी क्यों होगा तो आपको हम बता दिए हैं, उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण। फिर बताएं कि डिफ्लेशन क्या होता है वो भी बता दिए हैं। गवर्नमेंट किसको बना कर रखना चाहता है वो भी बता दिए हैं। फिर जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कि डिमांड फुल इन्फ्लेशन जो आपका उपभोक्ता से जुड़ा हुआ होता है और ये बेसिकली ये शहरों में मिलता है वो बता दिए। लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ये आपका उत्पादन से जुड़ा हुआ है और ये गाँव में ज़्यादा मिलता है, क्यों मिलता है वो भी बता दिए हैं। और जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि जो आर्थिक स्थिरता है, और माइक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी जो आर्थिक अस्थिरता है, उसमें क्या अंतर है उसको भी हम लोग बता दिए हैं। और एक एग्जांपल दिए हैं कि अगर 100 वस्तुओं का डिमांड हो रहा है, 100 वस्तु सप्लाई भी हो रहा है, आपूर्ति भी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो बढ़िया कंडीशन है, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक। फिर बता दिए हैं कि हम लोगों को इन्फ्लेशन तो पढ़ना है बट हम लोगों को डिफ्लेशन नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग देखें कि मुद्रास्फीति कैसी परिघटना है, आर्थिक है कि भौगोलिक है, वो हम लोग देख लिए। फिर साथ ही साथ हम लोग देख लिए हैं कि डिफ्रैप सेक्शन के लिए इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है वो हम लोग देख लिए हैं। फिर हम लोग देख लिए हैं कि अकॉर्डिंग टू किन्स के अनुसार मुद्रास्फीति क्या है वो हम लोग देख लिए हैं। जिसके अनुसार हम लोग बोलें कि मुद्रा की आपूर्ति अगर बढ़ जा रहा है तो गुड्स एंड सर्विसेज की भी आपूर्ति क्या होगी, वो घट जाएगी, वो हम लोग बता दिए हैं। वो भी बताया साथ साथ हम लोग बोले हैं कि अगर आय बढ़ रहा है तो मांग बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा तो उत्पादन में वृद्धि नहीं होगा, तो ऐसे में महंगाई होगा ही होगा, वो बता दिए हैं। तो ये भी बताया कि अगर 0 से 3 अगर इन्फ्लेशन रेट रहा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन अगर 3% से ज़्यादा हो गया तो वो किसी भी इकोनॉमी के लिए ख़राब हो जाता है। वो कैसे होता है तो वो आपको हम बता दिए हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ जो संकल्पनाएं हैं उसको हम लोग देख लेंगे, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि जो मुद्रास्फीति के प्रकार है वो। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।